सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर इस दुनिया में झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता होती तो पाकिस्तान उसमें अव्वल आता। पाकिस्तान मानसिक रूप से इतना बीमार हो गया है कि अब वो स्कूलों में बच्चों को यह पढ़ा रहा है कि इस साल भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध में पाकिस्तान की सेना को शानदार जीत मिली और पाकिस्तान की सेना ने भारत के कई लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया था। मैं पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाई जा रही इस किताब का एक अंश लेकर आई हूं और इसमें पाकिस्तान अपनी सेना को लेकर जो डींगे हाँक रहा है वो भी आपको दिखाऊंगी। जितना झूठ बोल सकता है पाकिस्तान बोल रहा है। अपने बच्चों के दिमाग में भारत के लिए नफरत भर सकता था वो सब कुछ वो कर रहा है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं। सबसे पहले देख लीजिए, यह है किताब का वो हिस्सा जो हम हिंदी में भी आपको दिखाएंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले पूरे हिस्से में जो हमने अंडरलाइन किया है, बस यही इन 4 पैराग्राफ्स में पूरे जो भारत पाकिस्तान का 2025 का ये संघर्ष रहा है उसकी वो बात करते हैं। पाकिस्तान इंडिया वॉर ऑफ 2025 ये कहते हुए उन्होंने पूरी बात लिखी है और इसी में जो बात उन्होंने लिखी है वो हिंदी में आपको बताती हूं। 6 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया और उस पर भारतीय कब्जे वाले कश्मीर के पहलगांव कस्बे में हुए एक घातक हमले में शामिल होने का झूठा आरोप लगाया। पहले ही लिख दिया उन्होंने बच्चों की किताब में कि भारत ने झूठा आरोप लगाया। इसके आगे लिखते हैं कई लोग इसमें मारे गए थे। पाकिस्तान ने इन सभी झूठे आरोपों की पुरजोर खंडन किया है। इसके बावजूद भारत ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य आक्रमण किया। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बड़े साहस और कुशलता से जवाब दिया। उन्होंने भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में कई भारतीय सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया। उन्होंने मतलब वो अपने बारे में पूरी जो जानकारी दे रहे हैं, आप सोचिए कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने बड़े साहस और कुशलता से जवाब दिया और भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में कई भारतीय सैन्य चौकियों को नष्ट कर दिया। दोनों वायुसेनाओं के बीच एक भीषण हवाई युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना ने बढ़त हासिल कर ली और 4 राफेल विमानों सहित कई भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान पर को गिरा दिया, मार गिराया। भारत को राफेल लड़ाकू विमानों पर बहुत गर्व था कि वो उसे पाकिस्तान पर बढ़त दिलाएंगे, लेकिन भारतीय ड्रोन हमलों के जवाब में ये उम्मीद गलत साबित हुई। 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस शुरू किया। इसके बाद जो बात लिखते हैं, अगर बैठे बैठे हंसीएगा मत, ये पाकिस्तान है भाई, कुछ भी कर सकता है। लिख रहे हैं पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय हवाई अड्डों समेत भारतीय एयरपोर्ट्स के साथ साथ 26 रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया और उसके प्रमुख ठिकानों को तबाह कर दिया। भारी नुकसान झेलने के बाद भारत के पास शांति की अपील के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पहलगांव हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने कहा है। भारत ने बिना सबूत 7 मई को हमला किया, दूसरा बड़ा झूठ। भारत की सेना ने पाकिस्तान पर आक्रामक हमले किए, झूठ पर झूठ। इधर सच क्या है? सच है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के ही आतंकी संगठनों का हाथ था। 7 मई को पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। जैश लश्कर ने माना कि आतंकी कैंप तबाह हुए हैं। हम तो वीडियो सबूत के साथ बात करेंगे और ये वीडियो कोई और नहीं, पाकिस्तान के ही आतंकी दे रहे हैं। अब एक एक करके यहां देखते जाइए पाकिस्तान का पहला झूठ क्या है। आपने देख लिया, अब सामने ये वीडियो ये बताएगा उसका पहला झूठ। ये वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया था जिसमें लश्कर का तैयबा का एक कमांडर खुद उस आतंकी कैंप के सामने खड़ा होकर ये कबूल कर रहा है, लाइव रिपोर्टिंग, कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में हाफिज सईद का मरकज़े तैयबा नष्ट हो गया था। और इससे पहले जैश ए मोहम्मद के इस कमांडर ने एक रैली में यह कहा था कि बहावलपुर में भारत की जो मिसाइलें गिरी थी उसमें मसूद अजहर के परिवार के लोग रेजा रेजा हो गए थे और उनका कीमा बन गया था। तो सोचिए इस झूठे पाकिस्तान को और कितने सबूत चाहिए। इस किताब में पाकिस्तान ने यह दावा भी किया है कि उसने भारत के सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यह दावा भी पूरी तरह से गलत है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर समेत कई जगहों को निशाना बनाया था। ये देखिए पाकिस्तान ड्रोन एंड मिसाइल अटैक, जो एक एक करके जानकारी तमाम जगहों पर छापी गई थी। आर्मी शोज हाउ इंडियाज एयर डिफेंस फॉइल्ड, इंडियन एयर डिफेंस शील्ड फॉइल्ड पाकिस्तान अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल, हियर्स हाउ। अलग अलग तरीके के जो उन्होंने गलत फहमियां और गलत जानकारियां फैलाई हैं उन सब के खिलाफ देखिए। गोल्डन टेम्पल को
वो निशाना बना रहे थे, ये सैन्य ठिकाना है क्या? और पाकिस्तान की सेना तो इस हद तक गिर गई थी कि उसने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर भी मिसाइलें, ड्रोन्स दागे थे, जिन्हें हमारी सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। ये तमाम जितने भी आप देख रहे हैं इस वक्त आर्टिकल्स इंडिया टुडे का या अन्य अखबारों का, उन सब में साफ साफ बताया गया है कि कैसे उन्होंने स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सीधा हमला किया था। भारत के कई लड़ाकू विमान गिर गए। 10 मई को भारत के 26 सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। 4 राफेल फाइटर जेट्स मार गिराए। भारत के कई एयर बेसेस को भी नुकसान पहुंचा। ये पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा झूठ है जिसका हम पर्दाफाश करना चाहते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान का एक भी दावा सही नहीं है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट जो मैं लाई हूं, इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान के जिन 11 एयरबेसेस पर हमले की जानकारी दी, वहां सैटेलाइट तस्वीरों में नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के जिन सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया वहां कोई नुकसान नजर नहीं आता। और सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती, आप खुद देख सकते हैं पीछे तस्वीरें, और जूम इन करके अगर ये आर्टिकल अपने दर्शकों को एक बार दिखा दे, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल है। और ये देखिए, इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिया अपीयर्स टू हैव हैड अ क्लियर एज इन इट्स टारगेटिंग, यानी भारत आगे था और भारत ने सही तरीके से यह हमला किया है। वहीं पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने जितने दावे किए हैं वो उसको गलत साबित दिख रहा है। और इमेज फ्रॉम May 12 डज नॉट अपीयर टू शो डैमेज, यानी जो तस्वीरें पाकिस्तान दिखा रहा था वो फर्जी तस्वीरें थी। आइए आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती, और ये तस्वीरें आज सच बता रही है। सबसे पहले भोलारी एयरबेस, ये देखिए भोलारी एयरबेस में क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से पहले की उसकी हालत। यहां पर, यहां आइए, ये ब्लू वाले हिस्से में, यहां पर ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर के पहले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नीचे वाले हिस्से में आइए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब अगला दिखा दीजिए। ऐसे ही पाकिस्तान के झूठ की पोल तो सैटेलाइट तस्वीरें खोल रही थी, और यही तस्वीरों का पूरा एनालिसिस करने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले नूर खान बेस देख रहे हैं आप, यहां पर ये छत देखिएगा, ये वाला हिस्सा, और उसके बाद से जब यहां पर आप आएंगे तो ये देखिए यहां पर ये वाले दोनों की तस्वीरें। अगला दिखा दीजिए, ये है रहीम यार खान एयरफील्ड में देखिए वहां पर क्या हालत है, और ये तो साफ दिख रहा है, वहां पर बिल्कुल क्लीन है इमेज। यहां पर आकर जूम इन कीजिए, जो तबाही हुई थी ये है एग्जैक्ट लोकेशन पर। भारत ने अपने तरीके से साफ साफ बता दिया कि देख लो क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाया है। और उसी ट्रेलर में सरगोडा एयरबेस पे देखिए, जो आप देख रहे हैं वहां पर रनवे पर गड्ढा, और ये वाला हिस्सा वहां पर रनवे, ये दो जगह पर, एक ये जूम इन करके ये वाला हिस्सा दिखाइए, यहां पर रनवे पर आप देख रहे हैं पूरी तरह से इसको गड्ढा कर दिया है, और ये दूसरा इस तरफ पर है, इस रनवे पर भी यहां पर बड़ा सा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत पुरानी है, और एक दो बार नहीं कई बार हो चुका है। पाकिस्तान के स्कूलों में आज भी बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि साल 1965, साल 1971, साल 1999 के करगिल युद्ध में भी पाकिस्तान की सेना जीती थी। और बात सिर्फ इन युद्ध की नहीं है, पाकिस्तान की स्कूली किताबें भारत और हिंदू विरोधी बातों से भी भरी पड़ी हुई हैं। इनमें हिंदुओं को काफिर बताया गया है। यह भी लिखा है कि पाकिस्तान पर आई सारी मुसीबतों के लिए हिंदू जिम्मेदार है। ये जहर है जो वो बरते हैं, कम उम्र से बरते हैं। हिंदुओं के साथ सिख धर्म के लोग भी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। ये सब कुछ वो पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों को यह भी पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब एक वीर योद्धा था, भारत एक अहंकारी देश। सोचिए, जिस देश में शिक्षा के नाम पर छोटे छोटे बच्चों के मन में भारत और भारत के हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ जहर भरा जा रहा हो, उस पाकिस्तान से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। हम तो पाकिस्तान को यह सलाह देंगे कि जब वो इतने सारे झूठ बोल ही रहा है तो लगे हाथ कुछ और झूठ बोल दे। ये झूठ भी बोल दे कि इस बार के एशिया कप में भी पाकिस्तान की टीम भारत से हारी नहीं है, यानी जो मैच आपने संडे को देखा था वो सब झूठ था, झांसा था, पाकिस्तान जीता है। ये भी झूठ बोल दे कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान दुनिया में भीख का कटोरा लेकर नहीं घूमता बल्कि खुद दुनिया को लोन बांटता है। और झूठ बोलना ही है तो पाकिस्तान अपनी किताबों में ये पढ़ाना भी शुरू कर सकता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसके पास है। और जब पाकिस्तान को झूठ ही बोलना है तो अब झूठ के नए नए रिकॉर्ड्स बनाए, क्योंकि हकीकत में तो उसको जो सच, उसका जो सच है
और जो उसकी मानसिकता है वो सबको पता है। अब हम धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ आ रहे हैं और बताएंगे आपको कि कैसे पोल खुलने वाली है और क्या कुछ हो सकता है इन खिलाड़ियों के खिलाफ। ये जनाब मोहसिन नकवी, जिनको आप देख रहे हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार में आंतरिक मामलों के ये मंत्री भी हैं। लेकिन आज ही उन्होंने एक्स पर पोर्चुगल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक पुराना वीडियो शेयर किया और इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के विमान नष्ट हो गए थे। और आपको याद होगा, इसी तरह का इशारा पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ ने भी 21 सितंबर को हुए मैच में किया था। और इससे आप इस पाकिस्तान की गंदी घटिया मानसिकता को समझ सकते हैं। ये लोग ना तो युद्ध के मैदान में भारत से जीत सकते हैं और ना ही क्रिकेट के मैदान पर भारत से जीत सकते हैं। इन्हें सिर्फ यही तमाशा करना आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आतंकवादी, इनके सेना प्रमुख, इनके प्रधानमंत्री, इनके मंत्री, इनके पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, इनकी टीम के खिलाड़ी सभी एक ही माइंडसेट, एक ही मानसिकता वाले हैं और सारे भारत के खिलाफ नफरत दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। सोचिए, अगर इतनी मेहनत ये खुद पर कर लेते तो आज इनका ये हाल नहीं होता। आज भी बीसीसीआई ने आईसीसी को पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक शिकायत दी है और यह कहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मैच में जिस तरह अपने बल्ले से गन सेलिब्रेशन किया था और जिस तरह हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान विमान गिरने का इशारा किया था, वो उकसाने वाली घटना थी। और क्रिकेट के खेल में ये सब नहीं हो सकता, इसीलिए इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक ऐसा मामला है जिसमें आईसीसी के नियम भी काफी सख्त हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने लिखित जवाब में बीसीसीआई के इन आरोपों से इनकार करते हैं तो उन्हें आईसीसी के एलीट पैनल रेफरीज के सामने पेश होना होगा। और अगर ये पैनल मानता है कि इन खिलाड़ियों का बर्ताव या इनके इशारे उकसाने वाले थे तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। और इस बात से पाकिस्तान के खिलाड़ियों और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को चिंता में अब डाल दिया है। और इस शिकायत के बाद पाकिस्तान भी आईसीसी के पास गया है और उसने कहा है कि इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव का बर्ताव भी खेल भावना के खिलाफ था, इसीलिए उनके खिलाफ भी आईसीसी को कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे इस फाइनल को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन हम फिर से उसी बात को दोहराना चाहते हैं कि भारत के बहुत सारे लोग अपनी टीम को पाकिस्तान के साथ खेलते हुए नहीं देखना चाहते और लोग कैसे इस मैच को देख लें। भारत के अंदर भी बहुत गुस्सा है, कई लोग ये मानते रहे हैं और हम भी आज तक पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते रहे हैं कि आखिर क्यों और पाकिस्तान के साथ हम क्यों खेले। ये उसी देश की टीम है जिस देश से आए आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 25 हिंदू पुरुषों को गोलियों से भून दिया था उनकी पत्नियों के सामने और कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। जो पाकिस्तान भारत में ऐसा आतंकवाद फैलाता हो उसके साथ कैसे ही ये मैच खेला जा सकता है। और आपको याद होगा, हम शुरुआत से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, किसी भी खेल से बड़ा देश होता है, ये देश ही हमारे लिए सब कुछ है। ये बात मशहूर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने मलेशिया के एक लाइव कॉन्सर्ट में भी उठाई है और ये पूछा है कि जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ उनकी फिल्म सरदार जी 3 आई थी तब उन्हें गद्दार कहा गया, जबकि ये फिल्म पहलगाम हमले से पहले शूट हुई थी। लेकिन आज पहलगाम हमले के बाद भारत की टीम पाकिस्तान के साथ जो मैच खेल रही है उसका क्या? यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, लेकिन सच को अक्सर साबित करना पड़ता है। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के खिलाफ एफआईआर का जो झूठ फैलाया गया, उस झूठ पर अब देश के अलग अलग शहरों गांवों में कई लोगों ने अब विश्वास कर लिया और अब इस मामले में सच को साबित करना मुश्किल हो रहा है। इस बात को आप गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आरोप है कि गांधीनगर में एक हिंदू लड़के ने सोशल मीडिया पर यह लिखा था कि जिस तरह आई लव मोहम्मद को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, उनके जवाब में अब हिंदू पक्ष के लोगों को भी आई लव महादेव के नाम से ट्रेंड चलाना चाहिए और आई लव महादेव की बात करनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। कुछ लोगों ने गांधीनगर के गरबा पंडाल पर हमला कर दिया और वहां 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की घटनाएं हुई। आप खुद देखिए इन तस्वीरों में कैसे लोगों की धार्मिक पहचान देखकर उनकी दुकानों को भी हिंसा का शिकार बनाया। सब लूट के मोमेडन लोग ले गए और भंगार जला दिया, सब जला दिया। 6-7 लाख रुपए का नुकसान करा। माता जी का फोटा जला दिया, सब जला दिया। ये दुकान जल गई है। रात को 10 साढ़े 11 बजे तक ऐसा हो गया था।
पूरा लॉस हो गया है दुकान में, सब कागज बागज सब जल गए, पैसा वैसा ले गए 50-60 हज़ार जितना। ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। इन तस्वीरों में ये जो हजारों युवाओं का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सारे युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ शहर से आई हैं। वही कर्नाटक जहां इस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार है और अब बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर यह पूछ रही है कि जिस कर्नाटक में राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, उस राज्य के जेनजी युवा सड़कों पर क्या कर रहे हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। 11 साल पहले 2014 में आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, तब इस मेक इन इंडिया का काफी मजाक उड़ाया गया था। राहुल गांधी ने तो इसे फेक इन इंडिया तक कहा, जबकि पूर्व गृह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मेक इन इंडिया को फ्लॉप शो बताया था और हर बार यह साबित करने की कोशिश हुई कि भारत मेड इन चाइना की तरह मेक इन इंडिया को सफल नहीं बना सकता। लेकिन आज 11 साल बाद मेक इन इंडिया अभियान से भारत ने क्या कुछ हासिल किया, उसके कुछ आंकड़े हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले आज मोबाइल फोन के उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का नया हब बन गया है और हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। साल 2014-15 में भारत 18,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन बनाता था, लेकिन 24-25 में हमने 5,45,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स बनाए और ये वृद्धि जो है वो करीब 28 गुना है। क्या अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर स्पेस वॉर की तैयारियों में जुट गए। इस महीने की शुरुआत में अंतरिक्ष में एक महत्वपूर्ण घटना हुई है, जिसके बारे में कहीं कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे स्पेस वॉर की तैयारियों से जोड़ रहे हैं। 4 से 12 सितंबर के बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने अंतरिक्ष में एक साझा सैन्य प्रोग्राम के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। इसे उन्होंने नाम दिया है रॉन्डवू प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन। यह ऑपरेशन यूएस स्पेस कमांड और ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी ने मिलकर किया है। पृथ्वी से करीब 35,786 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में अमेरिका ने अपनी एक सैटेलाइट के जरिए ब्रिटेन की मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट की रेकी की। जिस वक्त यह प्रयोग हो रहा था, उस वक्त दोनों सैटेलाइट्स की रफ्तार 10,943 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी हाई स्पीड पर ट्रैवल कर रही सैटेलाइट्स को अमेरिकी सैटेलाइट ने ट्रैक किया और फिर उसने ब्रिटिश सैटेलाइट को पूरी तरह स्कैन करके यह पता लगाया कि ब्रिटिश सैटेलाइट किस तरह के काम कर रही है। सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद अमेरिकी सैटेलाइट ने इसकी जानकारी यूके स्पेस कमांड सेंटर को भेजी। इस प्रयोग के जरिए अमेरिका ने यह दिखाया कि वो अंतरिक्ष में मौजूद मिलिट्री सैटेलाइट को ट्रैक और स्कैन करने में सक्षम है और उसकी जानकारी भी हासिल कर सकता है। अंतरिक्ष में किए गए इस ऑपरेशन का एक मकसद मित्र देशों को यह बताना था कि अंतरिक्ष में भी उनकी सुरक्षा मजबूत है। ये छोटा सा प्रयोग ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर का हिस्सा है, जो अंतरिक्ष सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक ऐसा सैन्य गठबंधन है। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर का नेतृत्व यूएस स्पेस कमांड करता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में पैदा हुए सुरक्षा खतरों से निपटना है। इसमें राष्ट्रीय और सैन्य सैटेलाइट की सुरक्षा करना, हमले के वक्त एक दूसरे के साथ सूचनाएं साझा करना भी शामिल है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अंतरिक्ष में जो प्रयोग किया है, उसने कई देशों को चौकन्ना कर दिया है। इसकी वजह यह है कि इस प्रयोग ने अंतरिक्ष में अमेरिका की ताकत के बारे में बताया। ये कई भविष्यवाणियां हो चुकी हैं कि आगे आने वाले वक्त में अंतरिक्ष युद्ध का नया मैदान होगा और इसकी झलक हमने यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। शुरू हो चुका है। खबर जो दिल तोड़ देती है। महाराष्ट्र के चंदपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने देश के हर माँ बाप को सोचने पर मजबूर किया। 19 साल के छात्र अनुराग बोरकर ने नीट की परीक्षा में अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर 99.99 परसेंटाइल अंक हासिल किए। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिला, लेकिन जिस दिन उसे जाना था उसी दिन अनुराग ने आत्महत्या कर ली। अनुराग बोरकर की आत्महत्या ने परिवार समेत उन सभी लोगों को हैरान कर दिया जो उसके एडमिशन की खबर से खुशियां मना रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अनुराग जैसा टैलेंटेड बच्चा आत्महत्या कर सकता है। इलाके के सभी लोग अनुराग को खुश मिजाज, पढ़ने में तेज मानते थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर अनुराग ने ऐसा किया क्यों। आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट सामने आया जो अनुराग का ही बताया जा रहा है। इसमें लिखा है कि अनुराग एमबीबीएस नहीं करना चाहते थे, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे। अनुराग का कहना था कि जितना एक डॉक्टर कमाता है उतना एक बिजनेसमैन भी कमा सकता है। 5 साल की पढ़ाई, उसके बाद एमडी, ये सब उसे नहीं करना था। बस एक ही संदेश है, अपने बच्चे की बात को सुनिए और समझिए
कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है। पहले से तैयार रहिए, कुछ लोग उस मोड़ पर बदलेंगे जहां आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी।